नमस्कार। जय हिंद। मैं डॉक्टर महेश चौहान आपका चौहान एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में स्वागत करता हूं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी आज तीसरी वीडियो है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक, उसका थर्ड चैप्टर है हमारा कंटेम्पेरी साउथ एशिया। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी पहली दो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर किसी बच्चे के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती कि वह कोचिंग्स तक पहुंच सके। तो हर बच्चे तक मेरी पहुंचने की कोशिश है ताकि वो अपने एग्जाम्स में गुड मार्क्स ला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेम्परेरी साउथ एशिया। सबसे पहले हम साउथ एशिया की बात करते हैं। इससे पहले हमने आसियान की बात करी थी, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अब हम पढ़ रहे हैं कंटेम्परेरी ऑफ साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के अंदर जो साउथ में आने वाले देश हैं वो। तो हमारे साउथ एशिया में जो देश आते हैं वो हमारा है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये हमारे देश जो है साउथ एशिया के देश है। हालांकि साउथ एशिया में अफगानिस्तान को भी 2005 से ऐड कर लिया गया है सार्क के रूप में, लेकिन वो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं, वो सेंटर का हिस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं सेम वही साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं बांग्लादेश को, इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये सारे देश जो है हमारे क्या कहते हैं, ऐड हो जाते हैं साउथ एशिया। यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो डेमोक्रेसी पढ़नी है। जैसे पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल, बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी पढ़ना है, श्रीलंका के साथ एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी पढ़ना है, वहीं मालदीव और आपका भूटान के साथ पढ़ना है। और फिर बाद में इंडिया को लेकर के इन सभी के साथ इनके रिलेशन पढ़ने कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के, इंडिया के साथ भूटान के, इंडिया के साथ नेपाल के, इंडिया के साथ पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। तो हमारी ये स्टार्ट हम यहाँ से चल लेते हैं अपना। सबसे पहले आता है हमारा डेमोक्रेटिक वेरिएंट जनरली। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी की बात करें तो श्रीलंका इंडिया हैव द सक्सेसफुल ऑपरेट डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जैसे ही ब्रिटिश रूल से इंडिया और श्रीलंका जब आजाद हुए थे, इंडिया 47 में और श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। जब से अब तक इन देशों में क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। जबकि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हमें मिलिट्री रूल देखने को मिल जाता है। वहीं मिक्स एक्सपीरियंस वही बात आ रही है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव द अल्टरनेट बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री रूल थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो वहां पे मिक्स एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वहां पे जो है सिविलियन का रूल भी देखने को मिलता है और बीच बीच में मिलिट्री रूल देखने को भी मिलता है। और वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। रिसेंट ट्रांजिशंस, इसमें क्या था, नेपाल अबॉलिश इट्स मोनार्की इन 2008। नेपाल जो था वो मोनार्की था। मोनार्की का मतलब होता है राजा महाराजाओं का शासन, यानी आज राजा है, मान लो मैं राजा हूं, मैं नहीं रहूंगा, बाद में मेरा बेटा राजा बन जाएगा, इसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो भी इलेक्शन फाइट करेगा, जनता जिसको पसंद करेगी बाय द वोट उसको चुन लेगी, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में भेजेगी। इट्स कॉल्ड बाय डेमोक्रेसी। तो क्या कहता है, वाइल द भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जबकि भूटान जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी वहां पे संविधान था लेकिन मोनार्की भी है, सिस्टम था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। द सेम ईयर मालदीव द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सल्तनत टू द रिपब्लिक इन 1968। ऐसे ही हमें मालदीव के बारे में भी देखने को मिलता है। मालदीव भी क्या था, सल्तनत था, बाद में वो सल्तनत से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ 1968 में। तो यहाँ पे अब समझ ही गए होंगे आप लोग कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं, हम लोग मिक्स एक्सपीरियंस पढ़ने वाले, बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, फिर नेपाल में जो मोनार्की था, भूटान में मोनार्की, या फिर मालदीव में सल्तनत, ये चीज। पहला आता है हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, या फिर इसको हम इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझेंगे। आपको ये तो पता है पाकिस्तान था क्या, और इंडिया जो है ये
कॉलोनीज था ब्रिटिशर्स का। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ ब्रिटिशर्स से, तो उसी के साथ इंडिया का पार्टीशन भी देखने को मिला हमें। इंडिया के जो पार्टीशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो देश उभर करके आए। अगर हम दो देश की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी वाला कोई एरिया नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को हिस्से में दो हिस्से मिले, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज के टाइम में एट प्रेजेंट हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। कब तक? टिल 1971। 1971 की वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया और उसका नया देश के रूप में उभरा बांग्लादेश के रूप में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1958 एंड 1971 मिलिट्री रूल अंडर द जनरल अयूब खान। जब देश पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के जो लीडर माने जाते हैं पाकिस्तान को बनाने में जिसका बहुत बड़ा रोल मानते हैं, वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग। जिस समय इंडिया आजाद हो रहा था, देश में दो बड़ी पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम्स को बोलती थी कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। देन हमें अब क्या देखने को मिला, वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया था भाई आर्मी पावरफुल होगी, क्योंकि आर्मी को तो इंडिया से लड़ना है। अब इंडिया से दुश्मनी है, अब दुश्मनी है तो कंट्रोल कौन कर सकता है, लड़ कौन सकता है? आर्मी। तो आर्मी को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, बट वही आर्मी क्या करती है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लेती है, पाकिस्तान का तख्ता पलट कर देती है और वहां मिलिट्री रूल ला देती है। तो सबसे पहले मिलिट्री रूल जो लाए थे वो जनरल अयूब खान लेके आए थे। इनके लीडरशिप में क्या रहा, वो मिलिट्री रूल रहा और इन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी इलेक्ट करवा लिया। देन क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही याह्या खान गए, अयूब खान गए, याह्या खान आ गए। अब ये याह्या खान वही थे जिनकी वजह से कह लो या जिनके लीडरशिप में कह लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान हार गया था और ईस्ट पाकिस्तान का उभार हुआ था बांग्लादेश के रूप में। ऐसा क्यों हुआ था ये थोड़ा सा आप जान लो। हालांकि मैं उसमें भी अभी बांग्लादेश करेंगे, उसमें भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें ताकि आपको जब बांग्लादेश शुरू करें तो उसमें समझने में आसानी हो जाए। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, वेस्ट और ईस्ट ये दोनों पाकिस्तान क्या थे, इन दोनों में इलेक्शन एक होते थे और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा मेजोरिटी आती थी दोनों जगह से, उस पार्टी को पावर सौंप दी जाती थी। तो क्या हुआ, बांग्लादेश के लीडर थे जो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग। उस अवामी लीग ने क्या करा, ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पार्टी के ज्यादा सीटें जीती तो वो जीत गए थे। कहीं ना कहीं पावर अब मुजीबुर रहमान को सौंपनी थी, बट वेस्ट पाकिस्तान ने उनको पावर सौंपने की बजाय ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस वाला माहौल क्रिएट कर दिया। वहां पे कई लोगों को मारा गया क्योंकि वो बांग्ला मुस्लिम थे और ये वैसे मुस्लिम थे, और अयूब खान को अरेस्ट कर लिया गया, सॉरी शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा था ये जनरल याह्या खान ने फैलाया। लाखों की तादाद में जो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान से जो मुस्लिम थे वो माइग्रेट करके इंडिया में घुस आए। ऐसे में इंडिया को एक्शन तो लेना ही था। तो उस टाइम पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नोट कर लीजिएगा बच्चों, पूछ लेते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंडिया की 1971 में। पाकिस्तान को लेकर के यूएनओ में भी बात की गई, अमेरिका से भी बात की गई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। फाइनली 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, और जब वॉर हुई तो इस वॉर को दिसंबर में हम लोगों ने इस वॉर को जीत लिया। इंडिया जब ये वॉर जीत गया तो फाइनली ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से क्या करा लिया गया, आजाद करा दिया गया, और नए देश के रूप में उभर के आया बांग्लादेश। और ये जो लड़ाई थी पूरी पूरी उस टाइम तक कौन थे, याह्या खान थे। नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, 1971 में क्या हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे आ गई, किसके अंडर में, जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर में। लेकिन अनटिल रिमूव बाय द जनरल जियाउल हक, और उनको क्या करा 1977 में जियाउल हक ने क्या करा, इस सरकार से जुल्फिकार अली भुट्टो को रिमूव कर दिया, हटा दिया और अपने आप को इलेक्ट कर लिया, अब मैं रहूंगा। देन 1998 और 1999 हमें देखने को मिलता है रिटर्न टू इलेक्ट डेमोक्रेटिक अंडर बेनजीर भुट्टो फ्रॉम नवाब शरीफ, यानी कि ये देखने को मिला 1998 और 1999 के बीच में, फिर हमें ये देखने को मिल गया कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के लीडरशिप में फिर से डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट वापस आई, बट 1999 में फिर से सेना ने क्या करा, तख्ता पलट कर दिया और मिलिट्री रूल फिर से आ गया किसके लीडरशिप में, जनरल परवेज मुशर्रफ के रूल में। और वो रिमूव प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और उन्होंने क्या करा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया और अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट क्या करा लिया, इलेक्ट करा लिया, राइट। चलिए, लेकिन अब हम बात करें पाकिस्तान की, तो एट प्रेजेंट वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन कभी भी वहां सेना का तख्ता पलट हो जाता है, हो भी सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में सेना का इंटरफेयर ज्यादा रहता पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश को बात करें तो इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बिफोर इंडिपेंडेंट। 1947 to 1971 ईस्ट पाकिस्तान फोकस कल्चरल एंड पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन लीडिंग टू द प्रोटेस्ट टू फेयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कहीं ना कहीं मार्जिनाइजेशन रहता था, मार्जिनाइजेशन मतलब हाशिए पर रहता था, इतना ज्यादा उनको प्रेफर या प्रमोट नहीं करते थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग। तो ये 1947 से लेकर 1971 तक, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1971 में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग वॉन द इलेक्शन लीडिंग टू द कंफ्लिक्ट, इंडिया सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। अभी मैंने आपको बताया था शेख मुजीबुर रहमान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, उसने ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव को बहुत जबरदस्त तरीके से जीता। अब सत्ता उनके हाथ में आनी थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उनके हाथ में सत्ता नहीं थी। वजह क्या रही, वही इसी वजह से अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रही। वजह ये नहीं थी कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इसलिए हुई कि शेख मुजीबुर रहमान सत्ता नहीं दी, वजह ये रही कि भाई शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। वहां पे बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान के अंदर याहिया खान ने बहुत अत्याचार शुरू कर दिए, सरेआम लोगों को मारना पीटना लूट जो बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी सेना के द्वारा, वेस्ट पाकिस्तान की सेना के द्वारा। लाखों की तादाद में जो माइग्रेट पर्सन थे ईस्ट पाकिस्तान से वो इंडिया में आ गए थे। तो ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी पे बाकी चीजों का असर तो पड़ ही रहा था, तो इंडिया को इन्वॉल्व तो हो नहीं था इस मामले में। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। फाइनली रिजल्ट क्या रहा, बांग्लादेश नए देश के रूप में उभर के आया। और जब ये उभर करके आया तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला कि भैया अब इंडिया ने जब बांग्लादेश को आजाद करा दिया तो फाइनली नए देश बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में आई। लेकिन वही ये सत्ता का नशा, अब जब सत्ता का नशा वेस्ट पाकिस्तान पे था तो वहीं कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान के भी सर पे चढ़ा है निशान। अब कैसे चढ़ा इसको हम समझ लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा, जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड को जोड़ दिया गया, यानी जो बांग्लादेश है वो सेकुलर कंट्री रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट जिस तरीके से हमें बांग्लादेश का हालत देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश सेकुलर नहीं है, क्योंकि कई तादाद में वहां पे हिंदुओं को तो कन्वर्ट किया जा रहा है या मारा जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा, वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के अंदर अपनी अवामी लीग, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम से चेंज करके इसको किस में लिया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेके आ गए। देन अब इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होने था। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, एसेसिनेट कर दिया गया। किसने एसेसिनेट किया इसको, वहां के लोगों के द्वारा एसेसिनेट कर दिया गया था। क्या हुआ, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट के साथ ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी उसको कन्वर्ट करके चेंज कर दिया उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। देन शेख मुजीबुर रहमान ने फिर वही मैंने कहा सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है, तो क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर दिया, नैनवाइल कर दिया। 1975 अगस्त में सेना ने क्या करा, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और उस शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, मतलब उनको एसेसिनेट कर दिया गया। और जब एसेसिनेट कर दिया, मार दिया गया, तो नए जो सैनिक कमांडर थे उनका नाम था जियाउर रहमान। उन्होंने बांग्लादेश में नेशनल पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, और 1979 में उनकी चुनाव पार्टी जीत भी गई। लेकिन फिर वही बात, जियाउर रहमान जो जनरल थे उनकी भी हत्या कर दी गई, उनको भी एसेसिनेट कर दिया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के लीडरशिप में सेना ने कमांड संभाली, और सेना ने वहां पे अपना जो भी था
लोकतंत्र का समर्थन करते हुए उनको चुनाव कराए वहां पे। फाइनली वहां पे 5 वर्ष के लिए यानी 5 इयर्स के लिए जो जनरल इरशाद थे उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। 1970 में 1970 के टाइम पे जनरल जो आपके इरशाद थे उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट अपना जो पोस्ट थी उससे रिजाइन कर दिया, क्योंकि मास लेवल पर पब्लिक ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। देन अब हम देख सकते हैं 1991 से आफ्टर द पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल एंड द assassination, बांग्लादेश established the representative democratic based on multi party election। अब जब से अब तक हम ये देख रहे हैं 1991 से बांग्लादेश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है और साथ ही साथ वहां डेमोक्रेटिक बेस गवर्नमेंट भी बन रही है। यानी बांग्लादेश में भी हम लोगों को देखने को मिल गया कि वहां भी कहीं ना कहीं मिलिट्री ने रोल किया, चाहे वो पहले जियाउर रहमान आए हों, उसके बाद अपना चाहे हमारे HM इरशाद आए हों, इन सब ने क्या करा, कहीं ना कहीं सैनिक रूल अपना चलता रहा। नेक्स्ट, नेपाल एंड श्रीलंका डेजिग्नेट पाथ टू डेमोक्रेसी। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल को अगर हम समझे तो थोड़ा सा नेपाल के बारे में आपको बताऊंगा। नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस में बात करें तो लंबे समय से नेपाल जो है एक हिंदू देश के रूप में, एक हिंदू किंगडम के रूप में था। किंगडम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहां पे राजा का शासन था। देन फाइनली वहां पे जो है वो माओइस्ट जो थे आइडियोलॉजी, उसको वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंट हुए और वो चाहते थे कि नेपाल के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म्स होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, और वो ये भी चाहते थे जो मोनार्की सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो इसके चलते नेपाल की जो किंग आर्मी है और माओइस्ट है उनके बीच में कहीं तरह का कंफ्लिक्ट देखने को मिला। बट किंग ने क्या करा, उस टाइम के बाद उनकी पब्लिक की डिमांड को एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन एक टाइम के बाद जाके देखने को मिला कि 2008 में यानी 1990 में जाकर के जो मजबूत लोकतंत्र की यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए डिमांड वो कर रहे थे। फाइनली 2008 में आकर के जो नेपाल है वहां से मोनार्की सिस्टम को एंड कर दिया गया और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बना दिया गया। 2015 से नेपाल के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं नेपाल द ट्रांजिशन फ्रॉम द हिंदू किंगडम, प्रीवियस में हिंदू किंगडम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। 1990s में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ किंग के अगेंस्ट। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग फोर्स एंड प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप, यानी कि किंग और जो प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप था उनके बीच में चला। माओइस्टों का इन्फ्लुएंस था नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा। नेपाल ने अबॉलिश कर दिया मोनार्की सिस्टम को 2008 में ही और एडॉप्ट किया नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में। जब से अब तक हम बात करें, नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका एथनिक कंफ्लिक्ट, श्रीलंका के साथ एथनिक कंफ्लिक्ट है इंडिया के। ये कब हुए थे, कैसे हुए थे? श्रीलंका जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से 1948 में। अब जब ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे, जब हम गुलाम थे तो हमारे लोगों को लेबर वर्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाए थे। तो कई सारे तमिल थे जिनको माइग्रेट करके श्रीलंका ले जाया गया था और वो वहीं जाके रहने लगे थे। लेकिन जैसे ही देश इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ यानी कि सिंघालियों के साथ में वहां के जो तमिल आबादी थी उनके साथ कंफ्लिक्ट देखने को मिला, विवाद देखने को मिला। जो वहां के जो तमिल्स थे वो इंडिया श्रीलंका के अंदर वो इक्वलिटी बेस पोजीशन चाहते थे, साथ ही साथ वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे श्रीलंका के साथ कि तमिल्स के लिए इसमें से अलग देश बनाया जाए। जबकि सिंघाली गवर्नमेंट को बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये क्यों भाई, तुम्हारी कंट्री नहीं है, आप माइग्रेट करके लाए गए हो यहाँ पे, तो आप यहाँ के क्यों इस देश में मांगते। इसी चलते जो श्रीलंका और श्रीलंका के अंदर सिंघाली यानी कि जो वो श्रीलंका की जो रियल गवर्नमेंट थी उसके बीच में और तमिल्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी इसका नाम था लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर तमिल ऑफ इलम, ये था। इसके लीडर थे प्रभाकरन। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलेगा, सेना और लिट्टे के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े अलगाववाद ये सब चलता रहा। ऐसे में इंडिया की तरफ से प्रेशराइज किया गया तमिल्स के द्वारा कि भाई श्रीलंका में हमारे लोग गलत हो रहा है तो आप कुछ करो। तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो उस समय आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वो यहां से इंडिया से भेजी गई श्रीलंका में
कि भाई वहां पे जाकर शांति स्थापित की जा सके, जबकि शांति स्थापित नहीं हो पाई, बल्कि श्रीलंका के लोग इंडिया के लिए और ज्यादा गुस्से में हो गए कि एक तो यहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऊपर से अब इंडिया ने अपनी सेना भेज दी यहाँ पर, भले ही वो शांति सेना है लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की कोशिश करेगी हमारी गवर्नमेंट पर। तो ऐसे में क्या हुआ, इंडिया की जो शांति सेना थी, जो पीस कीपिंग फोर्स थी, 1989 में उसको वापस बुला लिया गया इंडिया में, एनी अचीव एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट को वो अचीव किए इंडिया में आ गए। तो जब इंडिया में आ गए तो इंडिया में तमिल जो थे वो नाराज हुआ कि भाई आप तो वहां सेना भेजी लेकिन कुछ करके नहीं आए। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो गया था, हमारे रिलेशन इस चीज को लेकर खराब हुए कि भाई ये तो सेना भेजी, हमारा इंटरनल मामला, आपने क्यों भेजी, आपका मतलब नहीं बनता, फिर भी आपने भेज दी, आप यहाँ जाओ। तो बोल दिया, हम वापस आ गए, सेना वापस आ गई। लेकिन जब वापस आ गई तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के वापस आई, तो इंडिया में जो तमिल थे वो कहीं ना कहीं इंडिया की गवर्नमेंट को क्या करने लगे, ब्लेम करने लगे कि इतना बड़ा देश और फिर भी कुछ नहीं कर पाना। नाउ फाइनली क्या हुआ, देन देखने को मिला कि 2009 में लिट्टे और जो वहां श्रीलंका की जो आर्मी है उनके बीच में जो संघर्ष था वो खत्म हो गया, क्योंकि लिट्टे मारा गया, लिट्टे जो ग्रुप था वो बिल्कुल डिफीट हो गया, खत्म हो गया। अब वहां पे पूरी तरीके से सिंगाली जो है उनका है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। और कहा जाता है मे बी कि जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनको मानव बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा जो मारा गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें लिट्टे का हाथ, क्योंकि ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा उसको मारा गया था। चलिए, तो क्या कह रहा है, श्रीलंकन गेन इंडिपेंडेंट 1948 में, आपको बता दिया। इसे सिलोन बोलते हैं। एथनिक टेंशन थे उनके बीच में, बिटवीन किसके, मेजॉरिटी ऑफ सिंघालास एंड तमिल माइनॉरिटीज, उनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा था। लीड कर रही थी तो आर्मेड कंफ्लिक्ट हो गया वहां पे विद द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिट्टे और आर्मी के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। फ्रॉम 1983 से लेकर के ये चला 2009 तक, व्हेन लिट्टे वाज द डिफीटेड, जब लिट्टे हार गया तो फाइनली क्या हो गया, उसका वो मामला खत्म। अब पूरा सिंगाली लोगों का कैप्चर है। आगे आता हमारा भूटान एंड मालदीव। भूटान और मालदीव की बात करें, भूटान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है भूटान। और मालदीव जो है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इसको सी लॉक कंट्री, चारों तरफ से इसके पानी पानी है मालदीव के, राइट। आगे बस तो दोनों के देश बारे में पढ़ लेते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008। भूटान जो है 2008 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी कि राजा है लेकिन संविधान के अनुसार कार्य चलेगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग के emerge as a multi-party democratic while the preserving its culture, heritage and the traditions। वहां पे जो है ना मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यानी एक नहीं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो जिसको जो पसंद हो जनता को वो अपने लीडर को उस पार्टी से चुन ले। और साथ ही साथ वहां पे प्रिजर्विंग रखा गया था उसे कल्चर और हेरिटेज को, ट्रेडिशंस को मजबूती से। मालदीव की बात करें तो मालदीव सल्तनत है। मालदीव द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ सल्तनत टू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1968। मालदीव जो है वो ट्रांसफर हुआ था सल्तनत से रिपब्लिक के अंदर, किसके रूप में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1968। देन क्या कह रहा है, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड आफ्टर द 2005 व्हेन द पार्लियामेंट वोट अनफॉर्चुनेटली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और पार्लियामेंट में वोटिंग के द्वारा ये कर दिया गया कि भाई अब मालदीव में क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, एक नहीं कई सारी पार्टियां होंगी। तो नीचे क्या कह रहा है यहाँ पे, बोथ द नेशन हैव द navigated to the transition to more democratic system while they maintain their unique cultural identity and addressing environmental challenges। ये सभी देश डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाते हैं, बट ये इस चीज को मेंटेन रखते हैं कि भाई हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हम जो चैलेंज फेस कर रहे हैं एनवायरमेंटल चैलेंज उसको भी जल्दी से पार पा लेंगे। अब आगे आता है इंडिया कॉम्प्लेक्स रीजनल रिलेशनशिप, यानी इंडिया के जो रिलेशन है अपने रीजन में कैसे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बात करते हैं इंडिया के रिलेशन। अब ये जितने रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम दूसरे देशों के साथ पढ़ने वाले 7 देशों के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के इंडिया के साथ, नेपाल के इंडिया के साथ, अदर नेबर कंट्रीज जो हमारे उनके साथ। तो पाकिस्तान के साथ बात करें तो कॉर्पोरेशन की, पहले कॉर्पोरेशन किस बात में है हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ही ये इंडस ट्रीटी कराई थी इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में कि भाई जो सिंधु नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा।
लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बेलग्राम में जो हमला किया गया था उसके बाद से इंडिया ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था कि हम देंगे ही नहीं उन्हें। अब हालांकि वो मामला बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश की जा रही है और सुलझ भी गया है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, टेररिज्म को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर में तरह तरह के प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश करता है और वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को ज्यादा बढ़ावा देता है। जैसे अभी हमारा चाहे वो पहलगाम का हमला हो या हमारा उरी का हमला हो, ये सारे सारे टेररिस्ट जो अटैक थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो इस बात को इस चीज पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट है दीवार की। बांग्लादेश की बात करें तो कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की जो पॉलिसी वो लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की तरफ देखो, उनके साथ बिजनेस करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट को हेल्प करता है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट कर रहा हूँ। यहाँ तक कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है इंडिया ने ही बांग्लादेश को दी थी कि भैया हम आपको देते हैं, अपने देश के लोगों को लगाइए। तो यहाँ कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो रिवर वाटर, पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है। इन माइग्रेशन ऑफ इश्यूज, जो गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से लोग इंडिया में घुसपैठ कर जाते हैं उसको लेकर के इश्यूज है। तो ये सारे इश्यूज है। पानी को लेकर के, बंटवारे को लेकर के इश्यूज है, वो किसको लेकर के हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के, नदी के। अदर नेबर्स की बात करें तो अदर नेबर्स में जैसे हमारे नेपाल है, श्रीलंका है, या बात भूटान है, ये मालदीव है, इनके साथ हमारे अलग से बात करें तो स्पेशल वीजा फ्री ट्रेवल। स्पेशल वीजा फ्री ट्रेवल की बात करें तो नेपाल में और भूटान में वीजा नहीं की जरूरत नहीं है, हम जब चाहे वहां घूम के आ सकते हैं। डेवलपमेंट एड की बात करें तो भूटान को सिक्योरिटी असिस्ट, या मालदीव को फिशर्स या ट्रांसपोर्ट, या फिर अपना ट्रांसपोर्ट क्या है वो, सॉरी, टूरिज्म से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इंडिया से। ठीक है, सार्क की बात करते हैं। सार्क जो है ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूरोपियन यूनियन था, आसियान है, और ऐसे सार्क है। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है ये। अब सार्क की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पेपर में मेरे बच्चों, कि सार्क ज्यादा रेलिवेंट है या फिर आसियान। तो दोनों की बात करें तो ज्यादा रेलिवेंट जो है वो आसियान है कंपेरेटिवली सार्क। क्यों? क्योंकि सार्क के देश बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रुप बना लिया, लेकिन सार्क के देशों के आपस में ही नहीं बनती है। इंडिया की पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, इंडिया की बांग्लादेश के साथ नहीं बनती, इंडिया की नेपाल और भूटान से अच्छे संबंध है, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत बात तो हो जाती है, जैसे इकोनॉमी को लेकर के। नेपाल और भूटान आरोप लगाते हैं इंडिया पर कि इंडिया बड़ा देश है और वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है भूटान और नेपाल की इकोनॉमिक मार्केट पे अपनी नजरें जमाए बैठा है। पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन वैसे ही खराब है, बहुत सारी चीजों को लेकर के। बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब है, पानी के बंटवारे को लेकर के, इनलीगल माइग्रेशन को लेकर के। तो जब ये विवादों में घिरे रहेंगे आपस में तो डेवलपमेंट तो कर नहीं पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा। तो सार्क जो है कंपेरेटिवली आसियान के कम डेवलपमेंट, जबकि ज्यादा सक्सेस कौन है, आसियान ज्यादा सक्सेस है। तो सार्क की बात करें तो सार्क में मेंबर है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। अफगानिस्तान को 2005 में इंडिया ने ज्वाइन कराया था 8वें मेंबर के रूप में, पहले 7। क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश December 8, 1985। 8 दिसंबर 1985 को क्या करा गया था, सार्क को स्टैब्लिश किया गया था 7 मेंबर के द्वारा। अफगानिस्तान उसमें नहीं था तब तक। विद द मेंबर इंक्लूड इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2005 में। 2005 में अफगानिस्तान ज्वाइन कर दिया। एफटीए, फ्री साफ्टा एग्रीमेंट। साफ्टा की फुल फॉर्म पूछ लेता था। साफ्टा क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया या फिर एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एम क्या है, रिमूव द बैरियर्स, जो बैरियर्स है, जो हेडर्स है, उनको हटाएंगे। फ्री ट्रेड एंड लोअर ट्रैफिकिंग अक्रॉस द साउथ एशिया रीजन। किसके लिए, फ्री ट्रेड करने के लिए। एक ऐसा जोन रहेंगे इसमें आपस में फ्री ट्रेड। चैलेंज क्या है इसके अंदर, स्मॉल कंट्री फियर इंडियन मार्केट डोमिनेंस। जो छोटे देश है, कौन से, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये डरते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं इनकी मार्केट पे डोमिनेंस करना चाहता है। ये चैलेंज है सामने।
वाइल पॉलिटिकल डिफरेंस, इनके बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस भी देखने को मिलता है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि लिमिट सार्क इफेक्टिवनेस, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान या एक दूसरे को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, भैया हम इसको इफेक्ट करेंगे, हम इसको इफेक्ट करेंगे, इनके बीच में लड़ाई रहती है, क्योंकि ये दो बड़े देश हैं इस समय। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें, चाइना का रोल की बात करें, तो चाइना का रोल ज्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका का भी इन्वॉल्व ज्यादा है, किसमें, साउथ एशिया में। कैसे? सीनो इंडिया रिलेशन हैव द इम्प्रूव सिग्निफिकेंट इन द लास्ट डिकेड, driven by the economic ties the dormant demand. However, Chinese strength the partnership with the Pakistan remain the major concern of for India. चाइना का रोल बहुत ज्यादा साउथ एशिया में बढ़ गया है, स्पेशली उसका रोल बढ़ रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ वो इकोनॉमिकल रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। वो सुना है ना कि पाकिस्तान गधे बेच करके अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। ये बात रियल है, सुनने में मजाक लगती है लेकिन हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान से कई सारे गधे चाइना को बेचे जाते हैं और उसी से उसकी इकोनॉमी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है। साथ ही साथ अभी हमने बात करी थी, अभी पीछे बोला था, इंडिया चाइना के जब रिलेशन पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, रिलेशन इंप्रूव खराब हुए थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के रिलेशन खराब हो जाते हैं चाइना के साथ में। और पाकिस्तान के साथ तो खराब है ही, लेकिन जब खराब है तो खराब ही सही, हम दोनों की तो अच्छी, हम दोनों कौन, चाइना और पाकिस्तान। अमेरिका की बात करें, यूएस हैज मेंटेन गुड रिलेशन विद द बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई इंडिया के साथ में अमेरिका जो है अच्छे रिलेशन बना के रखा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ में, कहता भैया मुझे दोनों की जरूरत है। क्यों? तुम दोनों लड़ते हो, और तुम दोनों जब लड़ते हो तो पाकिस्तान एक मिसाइल खरीदता है तो इंडिया दो खरीदता है, आर्म रेस करते हैं आपस में, और हथियार भेजता कौन है, अमेरिका और रशिया। तो भैया तुम दोनों तो मेरे लिए एक तरीके से ग्राहक के तौर पे हो, और मैं तुम दोनों से ही संबंध अच्छे रखूंगा। तू मुझसे हथियार मांगेगा पाकिस्तान, तो मैं तुझे दे दूंगा भाई। अगर इंडिया मुझसे मांगेगा तो भैया तुम इंडिया तुम भी ले लो, मैं तो सेल्समैन हूं, मैं तो बेचूंगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया को, पाकिस्तान को एक मार्केट के रूप में देखता है अमेरिका। देख राइट कह रहा है, पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर the region large the population, growing market, significant flora in the US American distance in the stake of the regional security। तो सेम बात है, वो अमेरिका भले ही कहता है कि रीजनल सिक्योरिटी सुरक्षा बना के रखो, लेकिन सुरक्षा तो वो बनने देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुरक्षा रहेगी, शांति रहेगी, सहमति रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे, तो हथियार कैसे बिकेंगे, और हथियार नहीं बिकेंगे तो अमेरिका का इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। अमेरिका की इकोनॉमी तो सबसे ज्यादा ग्रो इसी चीजें करती है ना, हथियारों को बेच के। और इंडिया क्या करता है, इंडिया भले अमेरिका से हथियार खरीदता है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार वो ज्यादा जो खरीदता है वो रशिया से खरीदता है, और रशिया की और अमेरिका की बनती नहीं है। जब रशिया की और अमेरिका की नहीं बनती तो इसी अमेरिका क्या करता है, इंडिया के ऊपर फालतू टैक्स लगाने की कोशिश करता है, जो ट्रम्प महोदय अभी लगा के गए हैं इंडिया पर। आगे, साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फीचर्स। तो इसके फीचर्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, जो साउथ एशिया के देश हैं वो टोटली किस पे बिलीव करते हैं, वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करे, कंसेंट करे। देन कह रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं। इंक्रीज द रीजनल ट्रेड, अपने इस रीजन में ट्रेड ज्यादा बढ़ाएं, कॉर्पोरेशन करें, बेनिफिट दें ऑल कंट्रीज को। पॉलिटिकल टेंशन जो प्रोग्रेस है उसे क्या करें, उनको स्लो करें, खत्म करें पॉलिटिकल जो टेंशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एड्रेसिंग हिस्ट्री डिस्प्यूट एंड द बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिटवीन द नेशन रिमेन द रीजनल स्टेबिलिटी। जो भी डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करें, खत्म करें, और अपने रीजन में क्या करें, एक स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता लेके आए कि भाई हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, विवाद नहीं करना है। अगला कह रहा है ग्लोबल सिग्निफिकेंस, with the nearly quarter of the world's population, South Asia democratic development has the global implication। आप देखने को मिल रहा है कि भाई ग्लोबल लेवल पे साउथ एशिया बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट के अंदर। हाँ, हमारा इतना ही था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा चैप्टर, मेरा जो टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट होगा तो आप एक बार वीडियो को सॉल्व करके दोबारा से देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट क्लियर होने से रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जरूरत पड़ेगी कि भाई ज्यादा ही जो हुआ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे आपके डाउट सेशन को लेकर के।
आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। हमारा प्रयास है आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स अचीव कराना, लेकिन मार्क्स अचीव करना जरूरी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि समझना, और चीजों को समझ करके जब हम मार्क्स अचीव करते हैं तो हमारे मार्क्स के साथ साथ हमारी नॉलेज भी गेन करती है। हमें नॉलेज गेन करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।